स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजन आईएएस पीटी 365 और आज इसमें हम अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल के अंतर्गत जनवरी फरवरी से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आज हम कला और संस्कृति से संबंधित सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। विजन आईएएस पीटी 365 से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कला और संस्कृति के बारे में। ये सभी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं चराई देव मोईदाम अहोम राजवंश की टीले वाली सावधान प्रणाली के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? भारत सरकार ने यह तय किया है कि असम के चराई देव मैदाम या फिर मोईदाम यह अहोम राजवंश की टीले वाली समाधान प्रणाली होती है। इसको 2023 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हेतु नामित किया जाएगा। चराई देव मैदाम या फिर मोईदाम अहोम राजवंश का शाही कब्रगाह है। चराई देव मोईदाम के बारे में देखते हैं। चराई देव मोईदाम अहोम वंश के राज घराने के अवशेषों वाले टीले हैं। विशेषताएं और स्थान क्या है? तो ये मोईदाम पटकाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर स्थित हैं। इन्हें आमतौर पर असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो चांगरुंग फुकन ने मोईदाम के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। चांगरुंग फुकन अहोम द्वारा विकसित धर्म वैधानिक ग्रंथ है। इसकी संरचना देखें तो ये गुंबाकार कक्ष होते हैं। ये अक्सर 2 मंजिला होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्सर 2 मंजिला होते हैं। इसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। इसके शीर्ष पर मिट्टी का एक अर्धगोलाकार टीला होता है जो ईंटों की संरचना वाले कक्ष को ढके हुए होता है। साथ ही टीले के आधार पर एक अष्टकोणीय 4 दीवारी और पश्चिम में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है। प्रत्येक गुंबदाकार कक्ष के केंद्र में एक ऊंचा चबूतरा होता है जहां शव को रखा जाता है। खुदाई से यह भी पता चला है कि अहोम राजाओं को उनके खजाने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, जैसे राजवंशी प्रतीक चिन्ह, लकड़ी या हाथी दांत या फिर लोहे से बनी वस्तुएं, सोने के पेडेंट आदि। इस समाधान प्रणाली का अस्तित्व कमजोर होने का क्या कारण है? 18वीं शताब्दी के बाद बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा अन्य लोगों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अंतिम संस्कार की गई हड्डियों और राख को मोईदाम में दफनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये दिया गया है। क्या आप जानते हैं मिस्र के पिरामिड दिवंगत फेरो यानी राजाओं के अंत्येष्टि मकबरे और औपचारिक परिसर हैं। पिरामिड का निर्माण मस्तबाज मड विक्र बेंच जैसी संरचना से शुरू हुआ। एक के ऊपर एक 6 मस्तबाज रखने से पिरामिड का निर्माण होता है। इसमें ऊपर वाला प्रत्येक नीचे वाले से छोटा होता है। ये नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मोईदाम निर्माण चरण के बारे में। अवधि है 13वीं शताब्दी ईस्वी से 17वीं शताब्दी ईस्वी और 18वीं शताब्दी ईस्वी के बाद। उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग प्राथमिक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। ये 13वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी के बाद निर्माण के लिए अलग अलग आकारों के पत्थर और पक्की ईंटों का उपयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं समेत शिखर और शतृंजय पहाड़ी के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर समेत शिखर और गुजरात के पालीताड़ा में शत्रुंजय पहाड़ी जैन धर्म के धार्मिक स्थल हैं। इन धार्मिक स्थलों पर हस्तक्षेप को लेकर जैन समुदाय ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। क्या आप जानते हैं पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। संथालों ने पारसनाथ पहाड़ी पर अपना दावा किया है। जैन समुदाय द्वारा विरोध करने पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब तथा मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय संथालों ने विरोध किया है। वे पारसनाथ पहाड़ी को अपना मरंग गुरु पहाड़ी देवता मानते हैं। इस फैसले से उनके पशु बलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित होंगे। ब्रिटिश काल के दौरान पारसनाथ पहाड़ी पर संथाल और जैनियों के बीच विवाद की सुनवाई
प्रीवी काउंसिल द्वारा की गई थी। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च अदालत थी। परिषद ने संथाल जनजाति के पक्ष में फैसला सुनाया था। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? झारखंड में यह विरोध पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है। गुजरात में यह विवाद प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ के पैरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगमरमर की नक्काशी आदिनाथ दादा के पगला में तोड़फोड़ को लेकर है। जैन समुदाय ने शत्रुंजय पहाड़ी के अवैध व्यवसायीकरण व खनन पर चिंता व्यक्त की है। समेत शिखर के बारे में देखते हैं। इसे समेत शिखर जी, शाब्दिक अर्थ आदरणीय शिखर या शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जैन धर्म में सिद्ध क्षेत्र तथा और तीर्थराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीर्थों का राजा। यह झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इसका नाम 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि 24 जैन तीर्थकरों में से 20 भगवान ऋषभदेव, भगवान वासुपूज्य, भगवान नेमिनाथ और भगवान महावीर को छोड़कर इस शिखर पर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तीर्थकर का अर्थ है पूर्णिमा, जो केवल ज्ञान के लिए एक रूपक है। तीर्थकर भगवान का अवतार नहीं होते हैं। शिखर जी की पूजा दिगंबर और श्वेतांबर दोनों द्वारा की जाती है। शिखर जी श्वेतांबर पंच तीर्थ 5 प्रमुख तीर्थ स्थल का भी हिस्सा है। अन्य 4 अष्टपद गिरनार, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर और शत्रुंजय है। शत्रुंजय पहाड़ी के बारे में देखते हैं तो यह गुजरात के भावनगर जिले के पालीताड़ा में स्थित है। इसे पुंडरीक गिरी के नाम से भी जाना जाता है। पुंडरीक आदिनाथ के पोते थे। यह शत्रुंजी नदी के तट पर स्थित है। इसका उद्गम स्थल जूनागढ़ जिले के गिर वन में चचाई पहाड़ियां हैं। यह एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिरती है। आदिनाथ या ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। उन्होंने इस पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया था। इस पहाड़ी पर मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल देखते हैं तो पहला इसमें अष्टपद। यह तिब्बत सीमा के पास दक्षिण पश्चिम चीन के सिवुआन प्रांत में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है 8 चरण। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है गिरनार। यह गुजरात में स्थित है। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसे रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर। दलवाड़ा मंदिर या फिर देववाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में 5 प्रमुख मंदिर हैं। ये 5 जैन तीर्थकरों अर्थात भगवान महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदाओजी और नेमिनाथ को समर्पित हैं। वे अद्भुत संगमरमर के पत्थर की नक्काशी के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में करवाया गया था। अब देखते हैं पुराना किला के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुराना किला में एक बार फिर उत्खनन के लिए तैयार है। इस चित्र में आप पुराना किला देख सकते हैं। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान पर 1969 से 73, 2013 से 14, 2017 से 18 में उत्खनन करवाया था। इस स्थान की पहचान प्राचीन बस्ती इंद्रप्रस्थ यानी पांडवों की राजधानी के रूप में की गई है। पूर्व के उत्खननों से 2500 वर्षों के एक निरंतर बसावट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व के उत्खननों से निम्नलिखित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। 900 ईसा पूर्व के चित्रित धूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। साथ ही मौर्य काल से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत और मुगल काल तक के कृत्रिम मृद भांड मिले हैं। हसिया, दराती, टेराकोटा के खिलौने, भट्टे में पकी ईंटें, मनके, टेराकोटा की मूर्तियां और मोहर जैसी कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। पुराना किला के बारे में देखते हैं। पुराना किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने नए शहरदीन पनाह के एक भाग के रूप में करवाया था। पुरातत्व के अलावा अबुल फजल 16वीं शताब्दी के आईने अकबरी जैसे साहित्यिक स्रोत में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि इस किले का निर्माण इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर हुआ था। पुराना किला परिसर की स्थापत्य संबंधी विशेषताएं देखते हैं।
किला एक उगना मस्जिद, इसे शेरशाह ने बनवाया था। यह लोधियों और मुगलों की स्थापत्य कला के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट है शेर मंडल, इसे शेरशाह ने बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना है। इसे सफेद और काले संगमरमर की पच्चीकारी से सजाया गया है। हुमायूं ने इसे एक पुस्तकालय बना दिया था। इसे इमारत की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अन्य संरचनाएं क्या है? जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए एक बावली और एक हमाम, स्नान घर भी मौजूद है। लाल दरवाजा और खैरुल मंजिल भी इसी परिसर का हिस्सा माने जाते हैं। इसके 3 राजसी द्वार हैं, बड़ा दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और तालाकी दरवाजा। यमुना नदी से जुड़ी एक चौड़ी खंदक भी बनी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या हैं? गुजरात में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन देखते हैं। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में हुए उत्खनन में संस्थानों की कतारें मिली हैं। इन संस्थानों से कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मणके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व नगरी हड़प्पा काल के हैं। उत्खनन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं मिली है। यह स्थल मिट्टी के टीले वाले सावधानों से पत्थर से निर्मित सावधानों की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की विशेषताएं और शैली सिंध व बलूचिस्तान के प्राक हड़प्पा स्थलों से मिले मृदभांडों के समान है। समाधानों के निर्माण के लिए स्थानीय चट्टान, बेसाल्ट आदि के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए क्ले यानी मृत्तिका का उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से विख्यात है। में समाधान संस्कार की प्रमुख प्रथाएं क्या हैं? तो पहला है अलग अलग स्थानों पर समाधान की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित थी। यह समाधान की 3 प्रथाएं प्रचलित थी: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं एकल समाधान। दाह संस्कार के बाद राख को दफनाना, ये कलश समाधान होता था। सबसे आम समाधान प्रथा के तहत मृतक को एक साधारण गड्ढे या ईंट से निर्मित एक कक्ष में दफनाया जाता था। मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर किया जाता था। मृतक के साथ अनाज, मृदभांड, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। लोथम से युग्म समाधान, पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो समाधान की 3 प्रथाएं प्रचलित हैं। ये है पूर्ण समाधान यानी पूरा शरीर दफनाया जाता है, आंशिक समाधान कुछ शरीर का कुछ टुकड़ा दफनाया जाता है, और कलश समाधान यह दाह संस्कार के बाद राख को दफनाने की प्रथा है। इस चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर हड़प्पन साइट इन गुजरात में जो हड़प्पा की कुछ बड़ी बड़ी स्थल हैं वो दिए गए हैं। ये आपको स्वयं से कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं कीलाड़ी उत्खनन के बारे में। कीलाड़ी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक छोटा सा गांव है। यह वैगई नदी के किनारे और मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध मदुरै के निकट स्थित है। 2015 में कीलाड़ी में किए गए उत्खनन से यह साबित हो गया था कि तमिलनाडु में संगम काल के दौरान एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। प्राचीन तमिलनाडु में संगम काल की अवधि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसवी तक मानी जाती है। कीलाड़ी से मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों ने संगम काल की अवधि को और भी पहले मान लिया है। नेक्स्ट है बौद्ध मठ परिसर। यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के भरतपुर क्षेत्र में किए गए उत्खनन में बौद्ध मठ परिसर की खोज हुई है। हालांकि इस स्थल का उत्खनन पहले भी किया जा चुका है, जिसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं। यहाँ एक बौद्ध स्तूप मिला है। ताम्र पाषाण या ताम्र युग के काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। इस मुद्रा को पृथ्वी साक्षी मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में महात्मा बुद्ध के दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों को भूमि को स्पर्श करते हुए दर्शाया जाता है। यह मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। अर्थात जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने इसके साक्षी के रूप में भूदेवी स्थावर का आवाहन किया था। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारकों का समूह। इसका चित्र इसमें देख सकते हैं। पैरेट लेडी के खजुराहो के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। पैरेट लेडी को खजुराहो के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा कनाडा ने 2015 में भारत को लौटा दी थी। यह 12वीं शताब्दी की एक प्रतिमा है जो मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर से संबंधित है। खजुराहो अपने कामुक कला से संबंधित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो स्मारकों का समूह के बारे में देखें तो यह स्थल
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ मूल रूप से हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। अब यहाँ केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। इस वंश का शासनकाल 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है सप्तकोटेश्वर मंदिर। इसका चित्र इसमें आप देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के बिचोली में नरवे के 350 साल पुराने सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। सप्तकोटेश्वर वस्तुतः गोवा के कदम्ब राजवंश के देवता हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिवाजी महाराज ने 1668 ईस्वी में सीड लेटराइट गुफा मंदिर को एक पूर्ण मंदिर में पुनर्निर्मित करवाया था। नेक्स्ट है जातर देउल मंदिर। इसका चित्र इसमें देख सकते हैं। जातर देउल मंदिर की बाहरी दीवार वायु लवणता के कारण धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन को बताया गया है। जातर देउ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में 11वीं सदी का प्राचीन टेराकोटा मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान को यह एक शिव मंदिर है और मोहनी नदी के तट पर सुंदरवन में सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर के शीर्ष पर एक वक्रीय टावर है जो ओडिशा में मंदिर स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित मंदिरों के समान है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इसे एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कच्छ के रण में पहली G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में देखें तो इस बैठक में भारत ग्रामीण पर्यटन और पुरातात्विक पर्यटन के तहत सबसे सफल तथा अभिनव पहलों को रेखांकित करेगा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव। इस गांव में सरकार ने राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन के तहत गांवों में होम स्टे विकसित किए हैं। नागालैंड का खोनोमा गांव। यह गांव इको टूरिज्म मैनेजमेंट बोर्ड का मॉडल पेश करता है। यह मॉडल ग्रामीण पर्यटन उत्पाद विकसित करता है और उत्तरदायी यात्रा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है गुजरात में धौलावीरा स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र है। इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है देखते हैं चित्रकारी और अन्य कला शैलियों के बारे में। पहला है थुल्लाल, ओट्टन थुलाल या फिर थुल्लाल केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप है। यह कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में महान कवि कुंचन नाबियार ने की थी। कथकली और कुडियाट्टम जैसे अधिक जटिल नृत्य रूपों के विपरीत यह कला अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रदर्शन के दौरान थुल्लाल कलाकार को एक गायक द्वारा सहयोग दिया जाता है। वह गायक छंदों को दोहराता है। गायक के साथ मृदंगम या थोपी, मद्दलम, थाप और झांझ का एक वाद्य समूह होता है। इस कला का सृजन 3 अलग अलग संस्करणों में हुआ है। इसमें ओट्टन थुल्लाल, सीतांकल थुल्लाल और पारायण थुल्लाल शामिल है। मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसे महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में मोहिनी अवतार धारण करके किया जाता है। यह एक एकल नृत्य शैली है। इसे परंपरागत रूप से महिला कलाकार संपन्न करती हैं। यह नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रस्तुत करता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र मद्दलम, मृदंगम, वीणा, कुझितालम या झांझ, एडक्का आदि हैं। इसका आरंभिक उल्लेख ऋषि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। नेक्स्ट है एटिकोप्पा खिलौने। शिल्पकार CB राजू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजू का संबंध एटिकोप्पा लकड़ी के खिलौने के निर्माण से है। आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पा खिलौने को 2017 में भौगोलिक संकेत GI का दर्जा प्रदान किया गया। इन खिलौनों के लिए लकड़ी स्थानीय रूप से उगाए गए अकुडू या ब्राइटिया टिक्टोरिया के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। इस लकड़ी की प्रकृति मुलायम होती है। खिलौना बनाने की इस कला को टर्नड वुड लेकर क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये खिलौने लेकर कोटिंग से प्राकृतिक रंगों के साथ बनाए जाते हैं। ये रंग खिलौने को उच्च चमक और प्रदीप्त सतह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अब देखते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। सुर्खियों में क्यों हैं?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया है। शब्दावली देख लेते हैं। शुद्धि आंदोलन क्या है? इसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसे इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत लोकप्रिय आंदोलन बन गया था। यह विशेष रूप से निचली जाति के धर्मांतरित लोगों पर केंद्रित था, जिन्हें अधिक समतावादी आर्य समाजी दर्शन के तहत उच्च सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ये एक समाज सुधारक थे। धर्म, राजनीति और समाज से संबंधित उनके विचारों को उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित किया गया था और ये प्रकाशन हुआ था 1875 में। धर्म का प्रबल समर्थन करते थे ये। वे मानते थे कि धर्म को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। उनके अनुसार अधर्म वह है जो सत्य को समाहित नहीं करता, जो न्यायोचित व निष्पक्ष नहीं है तथा जो वेदों की शिक्षाओं के विपरीत है। महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन देख लेते हैं यहाँ पर। वेदों की सर्वोच्चता। उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर जोर दिया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अन्य तथ्य क्या है? उन्होंने अहिंसा और मानव जाति के कल्याण की शिक्षा दी। उन्होंने मूर्तियां व धार्मिक प्रतीकों, आयोजनों और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा न देकर मानव जाति के समग्र कल्याण की शिक्षा दी। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया तथा सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, साथ ही बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं के खिलाफ अभियान भी चलाया था। महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान देखते हैं। इनका पहले देखते हैं राजनीतिक योगदान क्या है। उनके जीवन और शिक्षाओं का लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, मैडम कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद रानाडे, मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस व भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने 1875 में पहली बार स्वराज यानी स्वशासन शब्द का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अंग्रेजों की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने एक प्राचीन भारतीय विकल्प भी प्रदान किया था। उन्होंने स्वदेश निर्मित वस्त्रों के उपयोग की वकालत की थी। शिक्षा में क्या योगदान रहा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में लाला हंसराज ने इंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों के समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिए अपडेटेड पाठ्यक्रम भी प्रदान करना था। दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना 1886 में की गई थी। पहला DAV स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया था। इसने उनके विजन को वास्तविकता प्रदान की थी। उन्होंने वेदों के सिद्धांतों के आधार पर कई वैदिक स्कूलों और गुरुकुलों की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य मिशनरी स्कूलों की जगह एक भारतीय शैक्षिक व्यवस्था की शुरुआत करना था। आर्य समाज के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। इसका लक्ष्य उस समय समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना था। उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना था। क्रीडवंतो विश्वमार्यम आर्य समाज का नारा था। इसका अर्थ होता है विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाते चलो। उन्होंने वैदिक शिक्षाओं के आधार पर एकजुट हिंदू समाज को बढ़ावा दिया था। आर्य समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि आदि जैसे कर्मकांडों के परित्याग का निर्देश देता है। आर्य समाज की भूमिका देखें तो आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इस प्रकार इसने देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्य समाज ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विवाह का विरोध किया था। परोपकारी सभा। उन्होंने आर्य समाज के तहत परोपकारी सभा की स्थापना की थी। इसका कार्य गुरुकुलों और प्रशासकों के माध्यम से वैदिक परंपराओं की प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में देखते हैं। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी बोली में लिखी गई थी। यह कृति ऋषि वाल्मीकि के महान महाकाव्य रामायण पर आधारित है।
इसे 7 अध्याय यानी कांड में विभाजित किया गया है। इन अध्यायों में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके अयोध्या के राजा बनने तक की कहानी का उल्लेख किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का संबंध ब्राह्मण जाति से था। उनका मूल नाम राम बोला दुबे था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान बांदा जिले में यमुना नदी के किनारे राजापुर में हुआ था। उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार को वीर मंगई, तमिल में इसका अर्थ होता है बहादुर महिला, के नाम से भी जाना जाता था। वह रामनाथपुरम के राजा चेल्ला मुतु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। वह वर्ष 1780-1790 तक शिवगंगा रियासत वर्तमान तमिलनाडु की रानी भी रही थी। उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया। इस सेना को उदययाल कहा जाता था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन भी किया था। नेक्स्ट है संत सेवालाल महाराज। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती को 1 साल तक मनाने की घोषणा की है। उनका जन्म सन 1739 में कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में हुआ था। वह बंजारा समुदाय के समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। संपूर्ण भारत में फैले बंजारा समुदाय की आबादी लगभग 10-12 करोड़ है। यह एक घुमंतु समुदाय है। इन्होंने अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। इस ज्ञान की मदद से उन्होंने वनवासियों और घुमंती जनजातियों के बीच प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो ये हमने देखा संत सेवालाल महाराज के बारे में। नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीर नारायण सिंह के सम्मान स्वरूप एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा है। वह सोना खान छत्तीसगढ़ के एक जमींदार थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके पूर्वज गोंड जनजाति से थे। बाद में उन्होंने गोंड से अपनी संबद्धता को त्याग दिया और बिछवार जनजाति से संबद्ध हो गए। नेक्स्ट है हेमू कलाड़ी। इनका जन्म संयुक्त भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें सिंध का भगत सिंह भी कहा जाता है। वे स्वराज सेना एक युवा संगठन के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी साहित्य का वितरण किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। 1942 में उन्होंने हथियारों से लदी ब्रिटिश रेल को पटरी से उतारने और लूटने का प्रयास किया था। इस रेल में रखे हथियारों का इस्तेमाल उस समय चल रहे बलूचिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए किया जाना था। हालांकि इस अभियान के में वे पकड़े गए और 19 साल की कम उम्र में ही उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट अब देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के बारे में सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक युक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक इस तरफ यहाँ पर माने गए दिया गया है और इस तरफ घोषित है। तो पहले माने गए देखते हैं। AMASR अधिनियम की धारा 3 के तहत इसमें सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित द्वारा घोषित किया गया है। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों की घोषणा घोषित देखें तो AMASR अधिनियम की धारा 4 के तहत इसमें कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष शामिल है जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से घोषित किए गए हैं और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित धारा 3 में शामिल नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके संरक्षण के लिए किए गए प्रयास देखते हैं।
MNI को कानूनी संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करने का निर्देश है। इस प्रकार भारत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक खजाने का बेहतर रूप से संरक्षण करने के लिए भारतीय स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 को लागू किया गया है। AMASR अधिनियम 2010 में संशोधित किया गया। उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है जिन्हें कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का माना या घोषित किया जाता है। MNI का प्रबंधन देखें तो संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन करता है। यहाँ पे फुल नाम दिया गया है, जो यहाँ पर AMASR है तो इसका पूरा नाम होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। शॉर्ट नेम है AMASR एक्ट 1958। बाकी के भी शॉर्ट नेम है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। इसे प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की ग्रेडिंग और वर्गीकरण करने में केंद्र सरकार की मदद करता है। NMA यानी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाओं की भी देखरेख करता है। निषिद्ध क्षेत्र स्मारक के 100 मीटर के दायरे में विनिर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध और विनियमित क्षेत्र विनिर्माण पर विनियमों के साथ निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र 60% से अधिक। MNI केवल 5 राज्यों यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, MP और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अब देखते हैं, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें सुर्खियों में क्यों है। मन की बात के एक हालिया एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रकृति से एक लोकतांत्रिक समाज है और लोकतंत्र सदियों से दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित संस्थान और प्रथाएं देखते हैं, इस तरफ विवरण है, इस तरफ उसके बारे में दिया गया है। पहला है उत्तर मेरूर शिलालेख। यह शिलालेख परांतक चोल प्रथम के शासनकाल में लगभग 920 ईस्वी का है। यह एक प्राचीन चोल गांव है। इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। चोल स्वशासन का निर्माण गांवों की आम सभाओं या महासभा पर किया गया था। चोल कुदा बोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडुम्बु वर्तमान में प्रचलित प्रशासन इकाई वार्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। चुनाव लड़ने के लिए पात्रता, उम्मीदवार को भूस्वामी होना चाहिए, कानूनी रूप से स्वामित्व वाली जगह पर बने घर का मालिक होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जानकार होना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से आयु का कम होना चाहिए। अयोग्यता क्या होनी चाहिए, तो यदि निर्वाचित सदस्य कदाचार या दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कदाचार के कृत्यों में रिश्वत लेना, दूसरे की संपत्ति गबन करना आदि शामिल है। नेक्स्ट है भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप। इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने हेतु की थी। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक थी। असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे। भगवान बसव ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्तमान संसद और अभिनव मंडल के बीच केवल यही अंतर है कि अभिनव मंडप के सदस्यों को लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता, उन्हें मंडप के उच्च अधिकारी चुनते या मनोनीत करते हैं। भगवान बसवेश्वर के बारे में देखिए तो इनका समय है 1105 से लेके 1167 के मध्य। वे 12वीं शताब्दी के महान कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 13वीं शताब्दी में फलपूर्णी सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का पूरा विवरण मिलता है।
नेक्स्ट है काकतीय परंपरा। इस राजवंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इनकी राजधानी वारंगल थी। तालाबों, नहरों और जलाशयों के निर्माण की निगरानी एवं रखरखाव के लिए गांवों में निर्वाचित समितियां होती थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन ने स्वतंत्रता और समानता की व्याख्याओं के समायोजन की सुविधा प्रदान की थी। साथ ही एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर समतावादी समाज की स्थापना करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और सामुदायिक विकास का समर्थन करना था। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर काकतीय वंश के बारे में। इसका शासनकाल है 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। प्रथम स्वतंत्र शासक है इसके रुद्रदेव। मुख्य शासक यहाँ पर देखते हैं रुद्रदेव। वह काकतीय वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इनका समय है 1158। काकतीय पहले पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। गणपति देव नेक्स्ट शासक हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक इनका साम्राज्य विस्तार था। रानी रुद्रमा देवी, इनका समय है 1262 से 1289 के मध्य। वह कुछ एक मध्यकालीन महिला शासकों में से एक थी। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित है। इन पे मूवी भी बनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका मैप दिया गया है। नेक्स्ट इसके प्रमुख नगर है तो इनकी राजधानी वारंगल थी। मोटुपल्ली प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था यहाँ पर। नेक्स्ट है संस्कृति कैसी थी तो रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर आदि जैसे अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया गया। वारंगल किला राजा गणपति द्वारा बनवाया गया। भाषा इनकी तेलुगु लोकप्रिय भाषा थी। संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करते थे। प्रशासन देखें तो काकतीय वंश पेयजल और सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंकों की एक प्रणाली के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? महिलाएं सक्रिय रूप से अपने पतियों के साथ मिलकर सामाजिक गतिविधियों में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। समाज पितृसत्तात्मक था। काकतीय वंश अंततः दिल्ली सल्तनत के समक्ष हार गया था, यानी दिल्ली सल्तनत वालों ने इस पर जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे आप इनका साम्राज्य देख सकते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यही है काकतीय वंश के क्षेत्र। नेक्स्ट अब देखते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख त्योहार। भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई त्योहार। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल कटाई त्योहार है। यह त्योहार अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों परंपराओं और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन भी है। मकर संक्रांति सर्द मौसम के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत का भी सूचक है। मकर संक्रांति के अनेक नाम होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में शीतकालीन फसल कटाई त्योहार को विविध नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये भारत का मैप दिया गया है। यहाँ पर इसके अलग अलग राज्य के अलग अलग नाम है, तो हम एक एक करके सभी को देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कश्मीर में इसे कहते हैं शिशु संक्रांत। नीचे आते हैं तो जम्मू में कहते हैं मगही संग्रद उत्तरायण। पंजाब में कहते हैं लोहड़ी। सकरात कहते हैं हरियाणा में। राजस्थान व मध्य प्रदेश में कहते हैं मकर संक्रांति या फिर सकरात। नीचे आते हैं गुजरात में कहते हैं उत्तरायण। महाराष्ट्र में कहते हैं मकर संक्रांति। केरल में मकर संक्रमण या फिर मकर संक्रांति। नीचे आते हैं यहाँ पर ये केरल नहीं है, ये कर्नाटक है, इसमें गलत छप गया है। ये कर्नाटक में कहते हैं मकर संक्रमण या फिर मकर संक्रांति और केरल यहाँ पर नीचे है, केरल में कहते हैं मकर विल्लक। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में कहते हैं थाई पोंगल तमिलनाडु में। और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इसमें कहते हैं मकर संक्रांति, पेड़ा, पड़ुआ और भोगी। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये है उड़ीसा। उड़ीसा में कहते हैं मकर संक्रांति। बिहार व झारखंड में कहते हैं मकर संक्रांति या सकरात। पश्चिम बंगाल में कहते हैं पौष संक्रांति। मेघालय में बिहू संक्रांति। त्रिपुरा में कहते हैं मकर संक्रांति या फिर पौष। मिजोरम में कहते हैं बिहू। मणिपुर में कहते हैं मकर संक्रांति। नागालैंड में मकर संक्रांति। ऊपर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं मकर संक्रांति और बिहू। असम में कहते हैं माघ बिहू या फिर भोगली बिहू। उत्तर प्रदेश में कहते हैं किचेरी। सिक्किम में कहते हैं माघ संक्रांति। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं माघ संक्रांति।
उत्तराखंड में उत्तरायणी या फिर घुघुतिया। तो ये हमने देखा मकर संक्रांति के अनेक नाम हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, तो ये सभी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण त्योहार। सुर्खियों में रहे त्योहार यहाँ पे इस मैप में दिया गया है, तो एक एक करके हम देखते चलते हैं। गोवा के हैं पर्पल फेस्ट, केरल का है अट्टकल पोंगला, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, मणिपुर का त्योहार है गान नगाई उत्सव, अरुणाचल प्रदेश में है परशुराम कुंड उत्सव, सियांग उनिंग उत्सव, असम में है जून बील उत्सव। तो ये कुछ सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं गंगा सागर मेला के बारे में। पश्चिम सागर मेला, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। इस मेले का आयोजन हर साल पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले में गंगा सागर द्वीप पर किया जाता है। श्रद्धालु मकर संक्रांति यानी मध्य जनवरी के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एकत्रित होते हैं। गंगा सागर नदी के डेल्टा में स्थित एक द्वीप है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर अवस्थित है। इसे कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ यात्री एकत्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है नाग गान नगाई उत्सव। नाग गान नगाई उत्सव मणिपुर का जेलियानग्रोंग समुदाय मनाता है। यह संपूर्ण राज्य में फसल कटने के बाद मनाए जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है। जेलियानग्रोंग समुदाय में 3 नागा जनजातियां रोगमेई, लियांगमई और जेमे शामिल हैं। ये जनजातियां असम, मणिपुर और नागालैंड के त्रिसंगम पर निवासित हैं। जेलियानग्रोंग नागा भाषियों का दक्षिणी समूह है। यह चीन तिब्बती भाषा परिवार के तहत तिब्बती वर्मन भाषाओं से संबंधित है। नागालैंड में लियांगमई और जेमे को जिलांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। रोगमेई नागाओं को काबुई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये अपना त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है परशुराम कुंड महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी तक परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह एक वार्षिक धार्मिक मेला है। इस अवसर पर श्रद्धालु मकर संक्रांति पर परशुराम कुंड में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम कुंड एक पवित्र तालाब है। यह लोहित जिले में लोहित नदी के निचले खंड में मिसमी पठार के तेलुंग क्षेत्र में स्थित है। यह कुंड कमलांग आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर आता है। यह रुद्राक्ष वृक्षों से आच्छादित वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है जोन बील मेला। यह मेला असम के मोरीगांव जिले में माघ बिहू जनवरी माह के अंत में के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इन 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन तिवा जनजाति के पारंपरिक राजा गोभा देवराज के संरक्षण में किया जाता है, जो कभी इस क्षेत्र पर शासन करते थे। माघ बिहू असम का एक पारंपरिक फसल उत्सव है। इस उत्सव ने वस्तु विनिमय की सदियों पुरानी परंपरा को सहज तरीके से जीवंत रखा है। इसमें आसपास की पहाड़ियों के तिवा, कार्बी, खासी और जयंतिया जैसे जनजाति समुदाय भाग लेते हैं। नेक्स्ट है सियांग यूनी इंग त्योहार। यहाँ पे ये त्योहार मनाते हुए सियांग यूनी इंग उत्सव आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार अरुणाचल प्रदेश के बोलिंग में मनाया जाता है। यह त्योहार आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत यानी बसंत ऋतु के आगमन और समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। आदि एक प्रमुख जनजाति समूह है। यह समुदाय लोअर दिबांग वैली जिले के निचले हिस्से में विशेष रूप से रोइंग और डम्बुक क्षेत्र में रहता है। आदि समुदाय निर्वाह के लिए मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। ये आर्द्र चावल की खेती और झूम खेती दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। पदम मिलंग, होमकर, मिन योंग और पासी सामूहिक रूप से स्वयं को आदि समुदाय अर्थात पहाड़ी लोग बुलाते हैं। नेक्स्ट है अट्टुकल पोंगड़। अट्टुकल पोंगड़ तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल
मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं एकजुट होती हैं। पोंगल का अर्थ उबालना होता है। इसमें महिलाएं मीठा पायसम जिसमें चावल, गुड़, नारियल और केले से बना हलवा तैयार करती हैं और इसे देवी या भगवती को अर्पित करती हैं। इस 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक तारे के अवसर पर मकर कुंभम फरवरी मार्च नामक मलयालम माह में होती है। अब देखते हैं सुर्खियों में रहे पुरस्कार। पहला है इसमें पद्म पुरस्कार। सुर्खियों में क्यों है? पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में देखें तो पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। 1978, 79 और 1993 से 1997 के दौरान आए कुछ व्यवधानों को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी टाइटल या उपाधि के सूचक नहीं होते हैं और इन्हें नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनकी श्रेणियां देखें तो इसमें 3 पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। सिफारिश या नामांकन देखें तो ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि स्व नामांकन भी किया जा सकता है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये पुरस्कार ऐसे सभी विज्ञानों, विषयों, गतिविधियों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं जिनमें सर्वाधिक सेवा का तत्व शामिल हो। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों और NRI विदेशियों OCI को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। इसके तहत कोई नगद पुरस्कार शामिल नहीं है। अब देखते हैं सुर्खियों में रहे अन्य पुरस्कारों के बारे में। पहला है परमवीर चक्र। परमवीर दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े मानव रहित द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। PVC भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक है। इसे युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता प्रदर्शित करने पर दिया जाता है। इसे श्रीमती सावित्री खानोलकर ने डिजाइन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं परमवीर चक्र। यह पदक कांस्य से बना होता है। इसके सामने के हिस्से पर एक इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां बनी होती हैं। इसमें देख सकते हैं जो शिवाजी की तलवार से घिरी हुई हैं। पदक के मध्य भाग में राजकीय चिन्ह बना हुआ है। सबसे पहले इस पुरस्कार से मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022। राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में दिया जाता है: सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इस पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां देखते हैं। गंजाम केवड़ा क्या होता है? गंजाम केवड़ा के बारे में देखते हैं। ओडिशा के गंजाम क्षेत्र में पैदा होने वाले केवड़ा तेल की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है। गंजाम केवड़ा पाडासन फॉसी क्यूलेरिस तेल को सुगंधित स्क्रू पाइन केवड़ा पौधे के फूल से भाप आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इस तेल का उपयोग खाद्य उद्योग व अन्य क्षेत्रों में सुगंध के लिए किया जाता है। नर स्पाइक अपनी अनूठी सुगंध के कारण आकर्षक होता है, वही मादा स्पाइक गंधहीन होती है और काष्ठी अस्थिल में विकसित होती है। यह माल का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत है। नेक्स्ट है युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को
लोगों से जोड़ने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और अन्य राज्यों से संबंधित युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। इस पहल के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के बीच युवाओं के एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसकी अवधारणा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अलग-अलग अन्य मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे आदि के सहयोग से की गई है। ईबीएसई का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युग्म के माध्यम से अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है रन स्टोन। नॉर्वे में पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे प्राचीन रन स्टोन रूनिक शिलालेख वाली शिला खोजने का दावा किया है। ये शिलालेख 2000 वर्ष पुराने हैं और रनिक लेखन के इतिहास के शुरुआती दिनों के हैं। रून्स कई जर्मनिक वर्णमालाओं के अक्षर हैं। इनका उपयोग उत्तरी यूरोप के प्राचीन काल से लेकर लैटिन वर्णमाला को अपनाने तक किया जाता था। ये शिलाओं और अन्य घरेलू वस्तुओं पर पाए गए हैं। आरंभिक रनिक शिलालेख सबसे शुरुआती वर्णमालाओं की तरह दाएं से बाएं लिखे गए थे। यहाँ पे आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इससे पहले हमने जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, वो त्रुटि सुधार किया गया है तो वो रिपीट कर लेते हैं। पीटी 365 संस्कृति अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 में कुछ गलतियां हुई हैं। टॉपिक था उसमें 1.4 में दिया गया था कुतुब शाही वास्तुकला। कुतुब शाही राजवंश को चित्रित किए गए मैप में इस क्षेत्र को गलत तरीके से अविभाजित आंध्र प्रदेश के रूप में दर्शाया गया था, हालांकि सही मैप को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे आप सही मैप देख सकते हैं, ये है कुतुब शाही डायनेस्टी का मैप है। ये कुतुब शाही राजवंश बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। ये इनके बारे में देख लेते हैं। संस्थापक हैं सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क। इनका समय था 1518 से लेकर 1687 ईस्वी के मध्य। मुख्य शासक रहे हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के संस्थापक हैं। अबुल हसन ताना शाह ये अंतिम शासक रहे हैं। इनके मुख्य शहर हैं मोहम्मदनगर। यह पूर्व के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। हैदराबाद इस शहर की योजना के निर्माण और स्थापना का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति के बारे में। तुर्की कबीले कारा क्यूनलू से संबंधित थे। इस कबीले का राज्य चिन्ह काली भेड़ थी। कुतुब शाही शासन के दौरान मंगल मैसाराम के नाम पर महाकाली यात्रा प्रतिवर्ष किया जाता था। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं था। भाषा क्या थी, तो इस काल में दरबारी भाषा फारसी थी, जबकि तेलुगु आम लोगों की भाषा थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखन संबंधी कार्य को संरक्षण प्रदान किया था। इनका प्रशासन देखें तो सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लिपिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पदों पर हिंदू और मुसलमान समान रूप से पात्र थे। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी? कुतुब शाही सुल्तान मुसलमानों के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। इस काल में सिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे। राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। समकालीन तेलुगु लेखक पुन्नगंती तेलगनार्य ने अपनी कृति ययाति चरित्र में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण दिया है। अंग्रेज औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद इस राज्य का अंत हो गया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और विजन आईएएस से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।